केजरीवाल रेडियो पर एक कविता सुना रहे हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इस कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको ये लाइन इसलिए सुनाई क्योंकि जो केजरीवाल लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में चींटी साबित हुए, वही विधानसभा चुनाव आने तक सुनामी बन गए। 9 महीने में चल रही मोदी लहर पर रोक लगा दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल से हार के बाद अब मोदी का जादू खत्म हो गया है? हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों, और आखिर दिल्ली के नतीजों का देश पर क्या असर होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में एक ही चर्चा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर फीकी पड़ गई? क्या दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ मिले जनादेश का असर देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा? मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी को मिली इस करारी हार ने सिर्फ मोदी के विरोधियों को नहीं, बल्कि एनडीए के घटक दलों को भी उन पर हमला करने का मौका दे दिया है। दिल्ली के नतीजे के फौरन बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल को बधाई दी और फिर आज अपने मुखपत्र सामना में मोदी पर हमला बोल दिया। शिवसेना ने दिल्ली में बीजेपी की करारी हार पर सामना में लिखा है, दिल्ली में न तो नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र काम आया और न ही अमित शाह का जादू चला। सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली नतीजों से साफ है कि सिर्फ नारों और भाषणों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। शिवसेना ने सामना में पूछा है, अगर ये मोदी की हार नहीं तो ये किसकी हार है? क्योंकि पूरा प्रचार मोदी के इर्द गिर्द था। दिल्ली में नतीजे आने के बाद सिर्फ शिवसेना ही नहीं, एनडीए के एक और सहयोगी अकाली दल ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन से चुनाव हारने वाले अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी से किस कदर नाराज है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। दिल्ली की जो वोटर है वो बहुत ही सूझवान और समझदार है। वो कतई एक नेगेटिव कैंपेन को, नेगेटिव बातों को, ये जो धर्मांतर के ऊपर बातें की गई, ये रामजादा और इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, ये दिल्ली के लोगों के गले नहीं उतरा। दिल्ली के लोग बहुत अच्छी बात, अच्छे सभ्याचारक लोग हैं। दिल्ली के लोग अच्छी वाणी को पसंद करते हैं। अकाली दल नेता ने हार के बाद बीजेपी पर आरोप की छड़ी लगा दी। अकाली दल का कहना है कि राम रहीम से समर्थन लेने से पहले बीजेपी ने उनसे पूछा तक नहीं। हम जब महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, झारखंड जीते, जम्मू, तब ये बातें नहीं आई थी। तब ये बातें सब हमको प्लस कर रही थी। इसलिए हार के मुख्य कारण क्या है, यह तो जब हम बैठेंगे तभी पता लगेगा। अब ये छोटे छोटे कारण तो उपजेंगे और लोग कहेंगे ही, क्योंकि हम हारे हैं तो हम सुनेंगे भी, इसमें कोई दो मत नहीं। दिल्ली में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद जहां एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है, वहीं विरोधी दलों का कहना है कि अब मोदी का जादू खत्म हो चुका है। दिल्ली के चुनाव का परिणाम सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है और देश भर के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये पूरे देश के लोगों के मूड का परिचायक है। मोदी के विरोधियों को लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में मोदी का विजय रथ रोककर उनकी राह आसान कर दी है। तभी तो नतीजे आने के बाद केजरीवाल से कहीं ज्यादा खुशी उन नेताओं के चेहरों पर दिखी जो मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अभी आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की माने तो आगे दिल्ली के बाहर लड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। जिज्ञासा है ये जानने की कि अब दिल्ली में कैसी सरकार मिलेगी, क्योंकि एक आम दिल्ली वासी की तरह मैं भी चाहता हूं कि दिल्ली में ईमानदार सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जो महंगाई कम कराए, एक ऐसी सरकार हो जो हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब सुविधाओं का ध्यान रखे। कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली जीत में दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों की भी अहम भूमिका है। अब जबकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मोदी के विरोधियों को लगता है कि दिल्ली के नतीजे का असर बिहार समेत दूसरे राज्यों पर भी दिखेगा। दिल्ली में पंकज जैन और प्रमिला दीक्षित के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।
कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोपहर सामना के संपादक। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम जावेद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी आपके पास आते हुए, हालांकि नतीजे जो दिल्ली के हैं वो बहुत ज्यादा पार्टी को बिल्कुल ही एक तरह से खत्म होते हुए यहां पर दिखा रहे हैं दिल्ली की भूमि पर। 370 में से कह रहे अरविंद केजरीवाल की वो चीटी है, क्या लहर हार गई चीटी के सामने? नहीं, देखिए अंजना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमने अच्छा नहीं किया है, हमने बहुत बुरा किया है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रविशंकर प्रसाद जी ने लिया था, हाँ। उसमें उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, जबरदस्त हार कही थी। मगर ये कहना कि पार्टी समाप्त हो गई है उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि लगभग वही वोट शेयर हमें मिला है जो वोट शेयर 2013 में मिला था। अर्थात वो तमाम लोग हमारे साथ हैं जो हमें प्रेम करते थे, जो हमारे पे विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हाँ, हम इससे समीक्षा करेंगे और जरूर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे। और जहां तक चीटी की बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उनको बधाई भी है। हाँ, वो चीटी जिस कह रहे हैं कि चीटी को प्रयास करते रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। करत करत अभ्यास करते करते ही सफलता हासिल होती है। मैं कहना चाहूँगा राजनीतिक जीवन में अधिकांश लोग चीटी के रूप में ही आरंभ करते हैं। हाँ। चाहे नरेंद्र मोदी एक चाय वाले के रूप में आरंभ करते हो, चाहे साधारण जीवन में किरण बेदी ने भी एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लेके IPS बनी हो, चाहे अमित शाह जी भी एक किस प्रकार से पहले वो दरी बिछाते थे पार्टी के लिए, वहां से लेके यहाँ तक का सफर। तो स्वाभाविक है सभी लोग संघर्ष के साथ ही यहाँ पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल भी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, आपने मोदी जी का जादू खत्म हुआ, लहर हारी या नहीं हारी, इस पर कुछ नहीं करा। अगर रिक्वेस्ट करूंगी एक लाइन में अगर जवाब दे सके, क्या मोदी साहब का जादू खत्म हो रहा है? ईमानदार जवाब संबित पात्रा जी। देखिए, मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि 2013 से लेकर आज तक हम ये डिबेट 85 बार कर चुके हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी मोदी रथ को रोक लेंगे। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि आखिरकार क्यों लोग आमादा है उस रथ को रोकने के लिए, जिस रथ में एक अच्छा आदमी बैठा है, जो देश को एक अच्छे दिशा में ले जा रहा है, जो देश का एक पैसा नहीं खा रहा है, जो देश के विकास की बात कर रहा है, उस रथ को हम रोकना क्यों चाहते हैं? कई बार सवाल का ही सवाल जवाब होता है। नहीं, सवाल पर सवाल दाग दिया आपने। प्रेम शुक्ला जी, आपने ये मौका निकाल लिया आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए। अंग्रेजी में शब्द है, मतलब अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कैसे सबको टेम किया जाए, साइज में किया जाए। आप ये कहने लगे कि मोदी जी की हार नहीं है तो किसकी हार है? शुक्ला साहब। हाँ जी। ये वक्त जहां 3 पर वो फिसले, आपने इस मौके का फायदा उठा लिया। अंग्रेजी में शब्द है आर्म ट्विस्टिंग, वो करने लगे आप बीजेपी की। नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी मित्र के साथ आर्म ट्विस्टिंग कहाँ किया जा सकता है? लेकिन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी जय पराजय पर अपना मंतव्य स्पष्ट करने पर का तो मुझे लगता है अधिकार होना चाहिए। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को जरा बता दें, अरविंद केजरीवाल इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए जा रहे हैं। लगभग 6:30 बजे राष्ट्रपति से, माफ कीजिएगा, वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। 6:30 बजे उनके लिए ये वक्त मुकर्रर उन्होंने लिया है मिलने का। 6:30 बजे वो मिल रहे हैं राष्ट्रपति से। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, एक बार आपके पास आते हुए समझना ये होगा, और इसको अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाएगा तो सही तस्वीर यही दिखती है। अगर 7-0 से चंद महीनों में आप 70 में 3 पर सिमट जाते हैं तो ये कहता है कि लहर थमी है, जादू रुका है। देखिए, लहर थमी नहीं थमी, जादू रुका नहीं रुका, ये सब से अलग हटकर एक बात करनी चाहिए कि हार अकारण नहीं हुई है, और कारण पार्टी मान रही कि उसके पीछे कारण है। मैं इन सभी बातों पर नहीं आता हूं कि किसका रथ रुका, किसकी जादू चली नहीं चली। जो बात दिल्ली में दिखाई पड़े कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में कहीं न कहीं कुलीनता का भाव था, और पार्टी के बारे में एक धारणा बनी कि प्रो रिच पार्टी है। पार्टी ऐसी है नहीं। ये दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है जिसमें हजारों लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं। ये धारणा क्यों बनी, यह इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, आप क्यों इस धारणा को क्यों नहीं तोड़ पाए? नहीं, मोदी जी को बचा रहे हैं आप, राकेश सिन्हा जी, मोदी जी को आप बचा रहे हैं और दिल्ली बीजेपी पर सारा डाल रहे हैं। एक सेकंड साहब, जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी इतने बड़े बड़े तस्वीर छपे थे उनके इश्तेहारों में, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर। मैं अपनी बात कर लूं।
अंजना जी, मैं अपनी बात कर लूं कि देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी विसंगतियां पार्टी खुद रियलाइज कर रही थी, जिसके कारण पार्टी आम लोगों से कट गई थी। दिल्ली का डेमोग्राफिक कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर चेंज हो गया था। यहाँ अंडर प्रिविलेज क्लास के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाने के कारण, और दूसरा डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ, जो पूर्वांचल का, दक्षिण भारतीयों का जो वोट बैंक है, उन वोट के प्रति आइडेंटिफिकेशन का भाव नहीं आने के कारण को-ऑप्शन के द्वारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। इसके कारण से पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय तौर पर उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं दी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वो नाली, सीवर, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया। इसलिए दिल्ली की जनता का वोट स्थानीय मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को दिया गया वोट है। इसको नेशनल रेफरेंडम जो लोग मानते हैं, राष्ट्रीय रेफरेंडम मानते हैं, तो बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं किया? एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल है ना राकेश जी, फिर बीजेपी को किसने रोका था स्थानीय मुद्दों पर बातचीत? तू इधर उधर की खूब बात कर, तू नेतृत्व पर ना सवाल कर। अब तो यही स्थिति दिखती है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि जब जय आपकी होती है तो पराजय भी आपकी होती है, और नेतृत्व से लेकर संगठन तक हर किसी को जय पराजय का हिस्सेदार होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति को आप जो है जय पराजय का पूरा श्रेय नहीं दे सकते, और न जय का श्रेय दे सकते हैं, न पराजय का सारा जिम्मा दे सकते हैं। इसलिए जो है सारे संगठन को और पूरे नेतृत्व को भी इसकी जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए। संबित पात्रा जी, अन्य मेहमानों के पास मैं जाना चाहती हूँ, उससे पहले एक लाइन में, क्या नेतृत्व की भी जिम्मेदारी बनती है, हाँ या ना में बोलिएगा सर? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीत का भी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पार्टी का भी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई आपकी मजबूरी, मैं समझ गई। सीधे रुक करती हूँ नदीम जावेद साहब का। नदीम जावेद साहब, अब शून्य के बाद तो खैर दिल्ली में अब क्या ही बात की जाए कांग्रेस की, लेकिन ये शायद वहां पर भी यही सवाल उठता रहता है बार बार कि नेतृत्व तक कब जाएगी जिम्मेदारी। वहां भी आप लोग बचाते रहते हैं राहुल गांधी को। नहीं अंजना जी, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें तो ये है कि ये चुनाव के जो नतीजे हैं, ये भी नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो जनादेश आया था 16 मई को, उसी का एक तरह का एक्सटेंशन है एक प्रकार का। इसलिए कि वो जनादेश जो आया था वो उम्मीदों का जनादेश था, और इस बार का जनादेश भी ये उम्मीदों का जनादेश है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट किया है और चुनाव जिताने का काम किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कौन से विशेष कारण उत्पन्न हो गए पिछले 8-9 महीने के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि 46% वोट लोकसभा के चुनाव में था, जिसको वो कहते हैं कि उतना वोट उनको नहीं मिल पाया इस बार के विधानसभा के चुनाव में। क्या कारण ऐसे हो गए, और एक सरकार जिसको इतना बड़ा जनादेश अभी 8-9 महीने पहले मिला है, एक राज्य के अंदर इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई, तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण है। आपकी नजर सिर्फ बीजेपी पर है? मैं बिल्कुल आपके सवाल का ही जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल हम अपने अंदर झांकेंगे और कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी हुआ 15 वर्षों के शासनकाल के बाद हुआ। 15 वर्षों के शासनकाल के बाद हुआ, और आपके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो 8-9 महीने के बाद ही पैदा हो गया है। अच्छा। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो संघ विचारक ने भी कहा कि अमीरों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी, सरमायादारों की पार्टी बन के निकली, और उसी के खिलाफ ये जनादेश। ये बड़ा अच्छा है कि आपको 15 साल का वक्त मिला। अंजना जी, मुझे एक बार आलोक साहब के पास जाना है। प्लीज आलोक साहब के पास जाना। संबित पात्रा जी, उसके बाद आऊंगी आपके पास। राकेश जी जल्दी से। आलोक साहब, आप लोगों को काफी उत्साहवर्धक लग रही है ये परिस्थिति? नहीं, हम लोग तो स्तब्ध हो गए थे ये नतीजे देख के, कैसे भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन हुआ, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद हम पे तंज कसते थे कि हम 25 से 2 पे आ गए। तो हम तो 25 से 2 पे आए, सारा माहौल मोदी जी के पक्ष में था। मोदी जी ने इतनी बड़ी उम्मीद जताई थी, देश को एक आशा की किरण दिखाई थी। सारे लोग पागल थे कि देश में तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन 9 महीने में ऐसा क्या टर्न अराउंड हो गया कि उसी दिल्ली ने इनको 46% से 32% वोट प्रतिशत कर दिया। इनका 32 से 3 हो गया। तो हम तो स्तब्ध हो गए। हम तो आज भी देखना चाह रहे हैं कि 9 महीने में जनता का मोहभंग इतनी तेजी से किसी पार्टी के लिए पहली बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हुआ है। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। तो इसमें मंथन तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी तय हो गया। दिलचस्प है इन 9 महीनों में बिहार में भी बहुत कुछ हो गया। आलोक जी, बहुत दिलचस्प है। 9 महीनों में बिहार में क्या हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है, क्या से क्या हो गया है, जिसे मुख्यमंत्री बनाया। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उसी के खिलाफ विधायक लेकर दिल्ली पहुंचना पड़ रहा है नीतीश कुमार साहब को। हाईकोर्ट की तरफ से अलग बात कही जा रही है। संबित पात्रा जी वो कह रहे हैं कि 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी उन्हें झेलना पड़ा, आपको 6-7 महीनों में ही आपके सामने ये स्थिति आ गई एंटी इनकम्बेंसी की। संबित जी,
देखिए अंजना जी, एक कहावत है, गाना है कि आग लगे हमार झोपड़िया हम गाए राग मल्हार। वैसे तो आज जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस से और जेडीयू से, बहुत ही इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र भी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ज्ञानी हैं, मगर जब उनके खुद के घर में आग लगी हो वो हमारे विषय में गा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे विषय में गाना गा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आज मैं ना तो उन पे आक्रमण करूंगा क्योंकि हार में संयम ही सबसे बड़ा अलंकार होता है, मैं संयमित रहूंगा। नहीं देखिए, जीत में घमंड बिल्कुल नहीं, वो हमें दिख रहा है। आप तो हार के भी घमंड कर रहे हैं, हम तो कम से कम जान रहे हैं कि घमंड दिखता है आपको। आज बिहार में इसलिए करवा रहे हैं सब काम आप। आलोक जी, आप भी जान रहे हैं कि बिहार में आपकी वो हालत क्यों हुई है, क्योंकि आपने काम नहीं किया है। जो लोग जमीन पे काम नहीं करेंगे जनता उनको पसंद नहीं करेगी। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमने कहा हम समीक्षा, आलोक जी मैं बीच में बोल रहा था क्या? एक बार फिर वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन मजबूरन, क्योंकि बहुत दिलचस्प तरीके से ये डिबेट आगे बढ़ रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, सभी खास मेहमानों का रुख करेंगे और उस बड़े प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई दिल्ली के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी का जादू घट रहा है? तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या मोदी का जादू खत्म हो गया है? हजारों हजार SMS इस ब्रेक में भी आए हैं और देखिए कैसे अब नतीजे पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मोदी का जादू खत्म हो गया है? ये सवाल हमने पूछा। 80 स्पेस वाई अगर हाँ, 80 स्पेस एन अगर ना, भेज दीजिए से 52424 पर। अभी आए SMS अभी यही है, 39% कहते हैं नहीं, हाँ माफ कीजिएगा खत्म हो गया है, जबकि 61% कहते हैं नहीं, मोदी का जादू बरकरार है। अब देखते रहिए आज तक।